अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम माई सेल्फ रोशन फरमान। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम लिम्स कॉलेज एबटाबाद। अच्छा, आज का मेरा जो टॉपिक है वेबिनार का वो है सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अच्छा, ये टॉपिक मेरा चूज करने का मेन मकसद क्या है कि क्योंकि ये आजकल जितनी भी यंग अडल्ट हैं उनमें ये वाला इशू जो है वो बहुत ज्यादा है सर्वाइकोजेनिक हेडेक का। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक और माइग्रेन में अक्सर लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनका मेन डिफरेंस क्या होता है? इनके साइन और सिम्टम्स दोनों के जो होते हैं वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक और माइग्रेन जो होता है वो दोनों के साइन और सिम्टम्स हमेशा सेम होते हैं। होता इस तरह से है कि जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है हमारे पास वो आता है, वो नेक से स्टार्ट हो रहा होता है। ठीक है, नेक से स्टार्ट होता है, वो भी होते दोनों रेफरल पेन है। वो नेक से स्टार्ट होता है और आगे मूव करके जा रहा होता है। नेक से जो है वो वन साइड ऑफ द हेड में मूव करके जाते हैं, वहां से आई में जाते हैं और फ्रंटल लोब में आ रहा होता है। सम टाइम ये जो होता है वो शोल्डर और आर्म में भी जो होता है वो मूव आउट करके जा रहा होता है। और माइग्रेन में ये होता है कि माइग्रेन जो होता है वो रेफर पेन होता है, लेकिन वो जो होता है वो नेक से स्टार्ट नहीं हो रहा होता, वो वन साइड ऑफ द हेड पे जाता है और आई पे जाता है और हमारे फ्रंटल लोब में जा रहा होता है। अच्छा, इन दोनों में एक और कॉमन पॉइंट होता है, एक और डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि हमारे पास जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है वो 1 से 7 डेज तक लास्ट कर रहा होता है। ठीक है, जबकि हमारे पास जो दूसरा होता है माइग्रेन होता है वो 14 डेज तक होता है। और सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो होते हैं वो हमारे पास या तो माइल्ड होते हैं या मॉडरेट होते हैं, लेकिन जो हमारे पास दूसरा होता है माइग्रेन होता है वो वाला हमारे पास सीवियर पेन हो रहा होता है। इसके अलावा अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। ये तो हमारे पास हो गया था कि कुछ सर्वाइकोजेनिक हेडेक और माइग्रेन का आपस में डिफरेंस हो गया। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक को मेन जो सिलेक्ट करने का मेरा रीजन था वो क्या था? वो ये रीजन है कि ये जो होता है वो मोस्टली किसको अफेक्ट कर रहा है? अडल्ट्स को। आजकल की जितनी भी अडल्ट जनरेशन है 18 से 25 27 ईयर तक जितने भी है थ्रू आउट, वैसे तो हर बंदा जो है आजकल सोशल जो है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज जो है वो कर रहा है, लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि हमारे पास जितने भी यंग अडल्ट्स हैं उनके पास ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज जो होते हैं वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। उसमें हमारे पास फोन आ जाते हैं, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। वो इन चीजों का फ्रिक्वेंट यूज कर रहे हैं और इसी वजह से उनकी जो मेन काज है वो भी हमारे पास जो है वो यही आ रही है कि उनको सर्वाइकोजेनिक हेडेक को जो होते हैं वो इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक को जब मैं ओवरऑल देखती हूँ, ठीक है, आपको मैं इसका फाइनल एस्टिमेट बताऊं तो ये इस तरह से होता है कि ये मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ये फीमेल्स को जो है वो एज कम्पेयर टू मेल ये फीमेल्स को जो होता है वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन ये होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, फीमेल्स के कुछ इश्यूज होते हैं लाइक मेंस्ट्रुएशंस वगैरह होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है फीमेल ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है एज कम्पेयर टू मेल। अच्छा, उसके अलावा जब हम लोग देखते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक को हम लोग डिफाइन करते हैं लाइक व्हाट इज सर्वाइकोजेनिक हेडेक। इसकी हम लोग जनरल डेफिनेशन देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक हमारे पास क्या होता है, ये एक रेफर पेन होता है जो कि हमारे पास नेक से ओरिजिनेट करता है। उसके अलावा जो है वो वन साइड ऑफ द हेड पे आता है, फ्रंटल लोब पे आता है, आई को अफेक्ट करता है। समटाइम ये क्या करते हैं, एप्सिलेटरल जो होता है वो शोल्डर और साथ में जो होता है ये उसमें जा रहा होता है, आर्म में भी मूव करके जा रहा होता है। अच्छा, उसके अलावा जो होता है वो हम लोग ग्लोबल बर्डन देखते हैं। अब ग्लोबल बर्डन का मतलब ये होता है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में जो होता है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक का क्या रेशियो चल रहा है। ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो 70%, ठीक है, 70% ऑफ पीपल जो होते हैं वो किससे अफेक्ट हो रहे होते हैं? सर्वाइकोजेनिक हेडेक से अफेक्ट हो रहे होते हैं, जिनमें से 15 से 25% जो लोग होते हैं वो हमारे पास अफेक्ट होते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक से।
अच्छा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक की मेन काज़ेज़ क्या होती हैं हमारे पास? इसकी मेन काज़ेज़ हमारे पास ये आ सकती हैं कि एक प फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग स्टूडेंट्स हैं ना, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा क्या हो रहे होते हैं जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्ज़ायटी में, टेंशन में जाते हैं। उसकी वज़ह से अक्सर अमूमन जितने भी आप स्टूडेंट्स को देख लो, उनका यही एक इश्यू होता है कि हमारे पास जो होते हैं उनको कि वो उनका जो है वो उन्हें हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, नेक के मसल्स उनके स्टिफ़ हुए होते हैं, उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो उसका एक तो हमारे पास होती है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन वग़ैरह। उसके अलावा ये जो होते हैं हमारे पास ये कोई भी प्राइमरी डिसऑर्डर नहीं होता, ये हमारे पास सेकेंडरी डिसऑर्डर होते हैं। अब सेकेंडरी डिसऑर्डर क्या होते हैं? सेकेंडरी डिसऑर्डर हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि किसी प्राइमरी सोर्स से आ रही होती है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे अब हमने नाम ले लिया सर्वाइकोजेनिक हेडेक, तो इट्स मीन कि ये नेक से ओरिजिनेट होता है, तो देयर इज़ सम एब्नॉर्मैलिटी इन द नेक, ये नेक में आ रहा है ना। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल नेक को जब हम लोग देख लेते हैं, तो वहाँ पे सब एज़ वी नो दैट कि वहाँ पे क्या आ रहे होते हैं सर्वाइकल स्पाइन्स होते हैं, ठीक है? C1 से C7 तक होते हैं। अगर मैं यहाँ पे थोड़ी-सी एनाटॉमी को डिस्क्राइब करूँ, ठीक है? एनाटॉमी को डिस्क्राइब करूँ तो ये होता है कि एनाटॉमी को जब मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ तो हमारे पास ये होता है कि C1 ठीक है, जिसको हम लोग एटलस कहते हैं। C1 जब होता है वो किसके साथ ऑक्सीपिटल के साथ जाके एक जॉइंट बना रहा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है? ये वाला जो जॉइंट होता है ये हमारे पास क्या बना ये जो होता है वो 30% जितनी भी हमारी नेक की फ्लेक्शन और रोटेशन होती है, ये वाली जो होती है वो किसके थ्रू हो रही होती है हमारे पास जो एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है उसके थ्रू हो रही होती है, ठीक है? अब हमारे पास इसके साथ नीचे जो होता है वो एक और जॉइंट आ जाता है, ठीक है? एटलस और एक्सिस ये दोनों जब मिल जाते हैं ना, ये दोनों मिल के एक जॉइंट बनाते हैं जिसको एटलैंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये दोनों जॉइंट जो होते हैं ये हमारे पास 60% ऑफ रोटेशन को कम बैलेंस कर रहे होते हैं, ठीक है? अब जिस तरह से मैंने आपको बता दिया कि सर्वाइकल स्पाइन्स का वर्टिब्रास का बहुत ज़्यादा रोल होता है क्योंकि सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, नेम से इंडिकेट है ये उससे ही जो होते हैं वो ओरिजिनेट कर रहा होता है। अब होगा किस तरह से? जब भी हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन की कोई भी एबनॉर्मैलिटीज़ है, ठीक है? क्योंकि ये सेकेंडरी डिसऑर्डर है तो सर्वाइकल स्पाइन की कोई भी एबनॉर्मैलिटी हमारे पास आ जाती है तो वो क्या कॉज़ करवाएगी? सर्वाइकोजेनिक हेडेक। अब उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सर्वाइकल स्पाइन है, कोई भी बोनी स्पर बन गए हैं, कोई ट्रॉमा हो गया है, बोन्स ट्यूमर्स हो गए हैं, अर्थराइटिस होते हैं, मेनिंजाइटिस वगैरह हो जाते हैं। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सारी क्या कॉज़ करना शुरू कर देती हैं, ये सर्वाइकोजेनिक हेडेक की कॉज़ बनती है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ होती है कि सर्वाइकल स्पाइन्स का ज़िक्र करते हैं हम लोग, ठीक है? सर्वाइकल वर्टिब्रस का तो हो गया, सर्वाइकल स्पाइन्स का क्या रोल होता है? जो सर्वाइकल स्पाइन्स होती हैं हमारे पास वो जो C1, C2, C3 ये जो 3 होती हैं ना मेन, इन तीनों का ये काम होता है, ये नोसिसेप्टिव में हेल्प कर रही होती है। ये हमारे पास जितने भी जो होते हैं वो पेन के रिसेप्टर्स, पेन्स की स्टिमुलेशन होती है, ये ऊपर लेके जा रही होती हैं। अब किसी रीज़न से फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई ट्यूमर बन गई है, बोन फ्रैक्चर्स हो गई हैं, तो उनसे क्या होता है वो नीचे से जो नर्व्स निकल रही होती है, उनके ऊपर कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो नर्व्स जो होती हैं वो हमारे पास कंप्रेस होती हैं, उससे क्या होती है नर्व इम्पिंजमेंट से भी जो होता है वो सेंसेशन जाती है और सर्वाइकोजेनिक हेडेक कॉज़ करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और होती है व्हाइट इंजरी। आप लोग सारे उससे जो होंगे वो नो हाउ होगा आप लोग को, ये क्या चीज़ होती है? ये जो होती है ये मेन कॉज़ होती है, ये भी सर्वाइकोजेनिक हेडेक कॉज़ करवाती है। अब इसका क्या रोल होता है? व्हाइट इंजरी हमारे पास वो इंजरी होती है जिसमें हमारे पास हेड जो होता है वो फोर्सफुली बैकवर्ड मूव करता है, हेड बिल्कुल पीछे की तरफ रोटेट करता है। फिर वो जो होता है वो फ्रंट की तरफ आता है, जितना बैकवर्ड जाता है उतना ही फॉरवर्ड मूव करके आता है। उससे क्या होता है? उससे ये चीज़ होती है कि जितने भी उसके जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उन सब की वहाँ पे इंजरी कॉज़ कर देते हैं, ठीक है? जैसे ही वो उसकी इंजरीज़ कॉज़ करते हैं, उसकी वजह से भी पेन क्या करते हैं रेडिएट होके वन साइड ऑफ द हेड, फ्रंटल लोब, आई पे आ जाता है और साथ में शोल्डर वगैरह पे मूव करना शुरू कर देते हैं। ये इसकी होगी कुछ कॉजेज़ वगैरह होगी। अच्छा, अब हमारे पास जो होता है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? एग्रीवेटिंग फैक्टर्स ये होते हैं कि जैसे ही सर्वाइकोजेनिक हेडेक है पेन जो है वो नेक से रेडिएट करके हेड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? अब होगा इस तरह से जब जैसे ही पेन रेडिएट करके ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक मूवमेंट नेक हम लोगों को सबको पता है कि सबसे ज़्यादा मोबाइल मोस्ट यूटिलाइज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी जो होता है वो नेक होता है, ठीक है? अब पेन जो है वो यहाँ से मूव करके जा रहा है, ऑलरेडी उसने हमारी क्या किया हुआ है स्टिफनेस कॉज़ की हुई है।
अगर हम लोग वहाँ पे फर्दर मूवमेंट करवाते हैं, नेक की मूवमेंट करवाएँगे, वहाँ से क्या होना शुरू हो जाएगा, पेन को एग्रीवेट करना शुरू कर देगा। अब हमारे पास जो होता है फॉर एग्जांपल बीइंग क्लिनिशियन हम लोग बैठे हुए हैं अपने क्लिनिक में, पेशेंट आ जाता है। अब वो साइन और सिम्पटम्स हमें बताना शुरू करेगा, ठीक है? साइन और सिम्पटम्स से ही हमें पता चलेगा कि आया इसको जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है, कोई क्लस्टर हेडेक है, कौन-सा हेडेक है, ठीक है? जैसे ही वो पेशेंट आएगा, उसकी हम लोगों ने क्या करना शुरू करनी है, उससे हम लोगों ने साइन और सिम्पटम्स पता करने हैं। उससे ये होगा कि सबसे पहले पेशेंट बताएगा कि उसको पेन होता है, पेन इस तरह से होता है कि पेन उसकी नेक से स्टार्ट होता है, उसकी वन साइड ऑफ द हेड आता है, उसकी नेक आई पे आता है और सम टाइम ये होता है वो पेन रेडिएट करके आर्म और शोल्डर में भी चला जाता है। ये उसका हो जाएगा। अच्छा उसके अलावा क्या होगा कि वो बताएगा कि जैसे ही वो मैं मूवमेंट करता हूँ तो मेरी जो नेक है वो नेक पे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ रही होती है, खिंचाव सा फ़ील हो रहा होता है, कुछ मुझे नॉट-लाइक स्ट्रक्चर्स फ़ील हो रही होती है। नॉट-लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पास जो होती हैं वो क्या हो रही होती हैं सारी, जिसको हम लोग ट्रिगर्स पॉइंट कहते हैं। ये भी आप लोगों को सबको इसका पता होगा कि अक्सर जो होते हैं वो जहाँ पे मसल स्टिफनेस वगैरह होती है वहाँ पे ट्रिगर्स पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ये अब पेशेंट आ गया, उसने हमें साइन और सिम्पटम्स बता दी। अब हम लोगों ने क्या करना होता है? सबसे पहले हम लोगों ने उसका जो होता है वो फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट आता है, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम लोगों ने उससे क्या करनी होती है? हिस्ट्री टेकिंग जो सबसे पहला स्टेप होता है। हिस्ट्री टेकिंग आप लोग सारे स्टूडेंट्स होंगे 3rd ईयर से हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर देना होता है, हम लोग जो है वो अपना क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट करते हैं, उसमें हम लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरह से हिस्ट्री लेती है। यहाँ पे मैं फिर भी जनरल सा आइडिया दे दूँगी कि हम लोग किस तरह से लेते हैं। एक पेशेंट आ जाता है हमारे पास, उससे हम लोगों ने हिस्ट्री किस तरह से लेनी है। सबसे पहले हम लोगों ने उसका जो है वो नेम, जेंडर, उसकी एज वगैरह पूछनी है, उसकी चीफ कंप्लेंट वगैरह पूछ ली, सिम्पटम साइन वो देख लिए। अब हम लोगों ने थोड़ा-सा हम लोग रेडियोलॉजिकल साइड पे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़िक्र किया सर्वाइकोजेनिक का और वेटिब्रस का। तो जब जहाँ पे बात आएगी वेटिब्रस की तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना शुरू कर देना है, हम लोग उसकी बात करेंगे कि हम लोग उसकी रेडियोलॉजिकल थोड़ा-सा चले जाएँगे। अब वहाँ पे हम लोग उसके एक्स-रेज़ वगैरह करवाएँगे। जब वो करवाएँगे ना, वहाँ पे हमें क्या-क्या डिफ़ॉर्मिटीज़ मिलेंगी। वहाँ पे हम लोगों को मिलेगी देखने के लिए बोनी स्पर्स मिलेंगे, अर्थराइटिस हमें मिलेगा, फ्रैक्चर्स वगैरह जो होंगे वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे उसमें सामने शो होना शुरू हो जाएँगी जो जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि वाक़ई ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो है वो कॉज़ हो सकती हैं। अच्छा ये हो गया, अब हम लोगों ने फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन करने हैं। अब देखिए फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में क्या होता है जैसे ही फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में हम लोगों ने खुद जाना होता है, पेशेंट के पास जाते हैं, उसको देखते हैं, उसका जो भी प्रॉब्लम है, चीफ़ कंप्लेन है, वो हम लोग सुन रहे होते हैं। वो सुन के उसके बाद हम लोग उसके ऊपर जो होते हैं वो उसको ट्रीट करते हैं, उसका एग्ज़ामिनेशन करते हैं, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया है ना कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक वो चीज़ होती है कि जो कि मोस्टली अडल्ट्स को अफ़ेक्ट कर रहा होता है ना? तो जब इसकी असेसमेंट की बारी आती है, ठीक है? असेसमेंट की बारी आती है तो वहाँ पे वो जो स्टूडेंट है आइदर या पर्सन है, ठीक है? वो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर उसके पास हाउ नो है अगर उसके पास अपना हाउ नो है कि उसको आइडिया है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक क्या होता है, इसकी कॉजेज़ वगैरह क्या होती हैं, तो वो क्या कर सकता है, वो जो है वो सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है वो आ गया है, मैं हूँ फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास आ जाता है, मुझे कहते हैं कि मुझे फलाँ-फलाँ इश्यू है, तो फिर क्या करना होता है मैंने? अच्छा वो आ गया, उसको मैंने जो है वो फिजिकल एग्जामिनेशन में मैं उसकी रेंज ऑफ मोशंस चेक करूँगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि नेक हमारे पास जो होता है वो मोस्ट मोबाइल एरिया होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगी उसको उसकी जो है वो रेंज ऑफ मोशंस को चेक करना शुरू कर दूँगी। जब वो मैं चेक करूँगी, उसकी नेक की जितनी भी रेंज ऑफ मोशंस होंगी वो सारी लिमिटेड होंगी क्योंकि मैंने पहले आप लोग को बताया है कि जैसे ही जो है वो ये स्टार्ट हो जाता है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक स्टार्ट होता है तो उसमें क्या चीज़ होना शुरू हो जाती है, उसकी रेंज ऑफ मोशन जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। तो उसकी रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होगी। अभी हम लोग थोड़ी देर में जो है वो प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखेंगे। अभी मैं सिर्फ जनरल आप लोग को आइडिया दे रही हूँ कि इसमें हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ करनी होती है। अच्छा इससे क्या होता है कि हम लोग
उसकी जनरल रेंज ऑफ मोशंस हम लोगों ने परफॉर्म किए हैं, वो चेक कर ली, हमें वहाँ से पता चल गया है कि इसको जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। हम लोगों ने उसका रेडियोलॉजिकल भी देख लिया, उसके एक्स-रे वगैरह भी करवा लिए, उसकी सेल्फ असेसमेंट भी कर ली, हम लोगों ने खुद भी देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है? जब ट्रीटमेंट की बारी आती है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट इस तरह से होता है कि मेडिकेशन से भी इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका ट्रीटमेंट होता है फिजियोथेरेपी से भी, ठीक है? अब मेडिकेशन में हम लोग इस तरह से करते हैं, सम टाइम हम लोग मसल रिलैक्सेंट्स देते हैं, हम लोग उसको अलावा मसल रिलैक्सेंट एंटी डिप्रेसेंट भी दे देते हैं। उसके अलावा अच्छा, नर्व नर्व ब्लॉकेज इंजेक्शन, ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा की जाती है। वो उसका मेन पता है मसला क्या होता है कि क्योंकि जब सर्वाइकोजेनिक हेडेक मोस्टली स्टूडेंट्स में होता है, ये बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर रहा होता है। तो वहाँ पे सम टाइम ये किया जाता है कि उसको इंजेक्शंस के थ्रू स्टॉप किया जाता है। अब इंजेक्शंस उसमें कौन से होते हैं? उसमें स्टेरॉइड्स वगैरह दिए जाते हैं, बोtulinum के इंजेक्शन दिए जाते हैं, न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्शंस होते हैं। जब ये देते हैं तो ये डायरेक्ट क्या कर जाते हैं? नर्व को जाके ब्लॉक करते हैं और पेन का किस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। अच्छा, फिजियोथेरेपी में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, फिजियोथेरेपी इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही होती है, तो इसलिए फिजियोथेरेपी में हम लोग किस तरह से इसको ट्रीट करते हैं? उसमें हमारे पास मैनिपुलेटिव थेरेपी आती है, ठीक है? मोबिलाइज़ेशन और मैनिपुलेशंस आती हैं। ये भी हम लोग जो होते हैं वो जैसे ही 3rd ईयर से स्टार्ट होता है प्रैक्टिकल वर्क, हम लोगों को जो है वो नेक, स्नैग, मैनिपुलेशन, मोबिलाइज़ेशन, ग्लाइड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें सिखाई जा रही होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें हो गई, उसके अलावा हम लोग इसको ग्लाइड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो है वो हार्ट पैक टेंस का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी यूज़ करते हैं। अच्छा, हार्ट पैक और टेंस का क्या यहाँ पे रोल होगा? उसका रोल ये होता है कि एक तो हम लोग जो होते हैं वो जब एरिया को वार्म करेंगे, तो पेन की सेंसेशन कम हो जाएगी और जो हमारे ट्रिगर्स पॉइंट्स होते हैं ना, उनको रिलीज़ करने में इसमें हेल्प होता है, हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हम मैंने आपको थ्योरेटिकल चीज़ें बता दी। अब मैंने यहाँ पे जो है वो एक पेशेंट को किया हुआ है, अलाउ किया है, वो विलिंग है इसके लिए कि वो मेरे साथ मेरी हेल्प करेगी, तो मैं आपको कुछ जो टेस्ट है या फिर हम एक्सरसाइज़ेज़ कह सकते हैं, जो कि हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं जब भी एक पेशेंट आता है या कोई भी पर्सन आ रहा है, वो मुझे अपनी साइन और सिम्पटम्स बता रहा है, तो मुझे कन्फर्मेशन के लिए जो है वो क्या-क्या काम करने पड़ेंगे, क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। तो क्लिनिक में मेरा आइडिया था कि ये सारा मैं डिलीवर करूँ, लेकिन ड्यू टू कोविड जो है वो वहाँ पे अलाउ नहीं हुआ क्योंकि रश ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए फिर मुझे जो है वो रूम में करना पड़ा। यहाँ पे थोड़ा सेटअप भी मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ जाए, जितना मुझसे हो सका मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करूँगी। अ, ये तुम पकड़ोगी अब हाथ में? इसको पकड़िए। अच्छा, सबसे पहले जो होता है ये हमारे पास एक रूल होता है, ठीक है? हर मेडिकल का ये एक रूल होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आता है, उसको चेक करने से पहले हम लोग उससे क्या करते हैं, परमिशन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेडिकल की, ये आई हैं, तो अब सबसे पहले जो है वो मैं इनसे परमिशन लूँगी, ये अगर मुझे अलाउ करेंगी तो फिर हम लोग जो है इनके ऊपर टेस्ट भी परफ़ॉर्म करेंगे और उसके अलावा जो है वो हम लोग ट्रीटमेंट की चीज़ें भी बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ माय नेम इज़ रोशन फरमान और मैं जो है वो आपके ऊपर कुछ सर्वाइकोजेनिक के टेस्ट परफॉर्म करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं टेस्ट परफॉर्म कर सकती हूँ। ठीक है, इन्होंने हमें परमिशन दे दी है तो इसलिए हम लोग जो है वो इनके ऊपर टेस्ट परफॉर्म करेंगे। अच्छा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक की कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको कहते हैं फ्लेक्सियन रोटेशन टेस्ट, ठीक है? अब ये फ्लेक्सियन रोटेशन एक तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि हमें कंफर्मेशन दे रहा होता है कि आइदर इसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या नहीं है। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है, प्रोसीजर ये होगा, एज अ नेम इंडिकेट के फ्लेक्शन रोटेशन टेस्ट है, ठीक है? हम लोग सबसे पहले पेशेंट की जो होती है वो क्या करेंगे, फ्लेक्शन करेंगे, ठीक है? उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। अच्छा, अब जब ये वाला टेस्ट मैं परफॉर्म करूंगी, जब हम लोग ये टेस्ट जो होंगे वो परफॉर्म करेंगे, तो इसकी ये जो जगह होगी,
जब हम लोग इसको टेस्ट परफॉर्म कर रहे होंगे तो इसका जो होगी ये वाली नेक के ऊपर ये क्या आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे इसको जो होगी वो लिमिटेशन आएगी और यहाँ पे इसको जो होगा वो पेन आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसको क्या होना शुरू हो गया। यहाँ से हमें ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसको जो होता है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक की एक जो होगी वो यहाँ से कंफर्मेशन मिलेगी। अच्छा, दूसरा टेस्ट हमारे पास इस तरह से होता है कि ये फ्लेकियन रोटेशन था, दूसरा हमारे पास लेटरल फ्लेकियन टेस्ट होता है। ठीक है, उसमें हम लोग किस तरह से करते हैं, इसमें हम लोगों ने सिर्फ पहले फ्लेक्शन की थी फिर रोटेशन की थी। इसमें हम लोग सिर्फ जो होते हैं वो लेटरल रोटेशन करते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जब ये वाला परफॉर्म करेंगे सेम उसी तरह से ये होना शुरू हो जाएगा कि इसकी जो रेंज ऑफ मोशंस होंगी वो लिमिटेड होना शुरू हो जाएंगी और इसका पेन जो होगा वो एग्रीवेट करना शुरू होगा। ये जो दो टेस्ट होंगे ये हमें कंफर्म कर देंगे कि इस बंदी को या बंदे को जो भी है इसको सर्वाइकोजेनिक हेडेक है। अच्छा, इसका एक तीसरा टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है, उस टेस्ट का नाम होता है स्ट्रेंथ टेस्ट। ठीक है, वो अभी मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर सकती। उसका प्रोसीजर ये होता है कि एक पर्सन है, उसको हम लोग जो होते हैं वो स्पाइन लाइन में लेटा देते हैं। ठीक है, वो लेटा हुआ होता है, फिर जब उस स्पाइन लाइन में लेट के तो वहां पे वो क्या करते हैं अपनी नेक को फ्लेक्स करते हैं। ठीक है, जैसे ही वो नेक को फ्लेक्स करते हैं और हम लोग देख रहे होते हैं वो कितने टाइम तक उसको होल्ड कर रहा होता है। ठीक है, जितने टाइम तक वो उसको होल्ड करते हैं तो वहां से उसकी नेक की स्ट्रेंथ का भी पता चल जाता है और वहां से ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट कंफर्मेशन हो जाती है कि आदर इस पर्सन को जो है वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक है या नहीं है। ये तो हमारे पास जो थे वो 3 टेस्ट थे जिससे हमें जो होता है वो कंफर्मेशन हो रही होती है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गई कि हम लोगों ने वर्टिब्रस की भी बात कर ली, हम लोगों ने नर्व्स की भी बात कर ली, हम लोगों ने मसल्स की बात नहीं की। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक के जो पेशेंट्स होते हैं उनका मेन इशू ये होता है कि उनके जितने भी नेक फ्लेक्सर्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हो जाते हैं वीक, लेकिन उनके जितने भी एक्सटेंसर्स मसल्स होते हैं वो सारे हो जाते हैं टाइट। टाइट होने की वजह से ये होता है कि जितनी भी वो नॉर्मल उनकी फ्लेक्सियन एक्सटेंशन होती है या उनकी जितनी भी ये रोटेशंस वगैरह होती हैं वो इजीली परफॉर्म नहीं कर सकता, एक लिमिटेशन तक वो जो होता है वो फील नहीं कर सकता। अच्छा, उसमें ये होता है कि जितने भी उसके एक्सटेंसिव मसल्स हैं, आइदर वो स्टर्नोक्लाइडोमास्टाइड मसल्स हैं, उसमें पेक्टोरालिस माइनर मसल हो गया, उसके अलावा जो होता है वो लिवेटर्स क्लीनाई मसल्स हो गया, वो सारे मसल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो टाइट होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या, ये तो हमारे पास कंफर्मेशन के लिए जो इसके कुछ ना कुछ टेस्ट थे वो हम लोगों ने परफॉर्म कर दिए हैं। अभी हम लोगों ने इस तरह से करना है कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो परफॉर्म करनी है कि जो पेन को रिलीव करने के लिए। मेडिकेशन तो मैंने आपको बता दी, लेकिन फिजियोथेरेपी से जो हम लोगों ने करना है परफॉर्म करके बताना है वो हमारे पास किस तरह से होती है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास एक टेक्निक आती है जिसको हम लोग कहते हैं टैपिंग टेक्निक। ठीक है, टैपिंग टेक्निक से हम लोगों को ये कंफर्मेशन होती है, उससे जो है वो काफी हद तक जो होता है वो पेन हमारा रिलीज हो जाता है। अच्छा, टैपिंग टेक्निक को परफॉर्म करने का तरीका मैं इसको कहीं एडजस्ट करती हूँ जहां पे हो जाए, फिर मैं आपको ये करके बताती हूँ कि ये किस तरह से होता है। बैठ, यहाँ पे अगर प्रॉपर हमारे पास जो है वो सेटअप नहीं है इस टाइम पे, तो इसलिए थोड़ा सा इशू आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जो है वो आप लोगों को इसकी समझ आए आ जाए टैपिंग टेक्निक की। अच्छा, टैपिंग टेक्निक इस तरह से होती है कि हम लोगों की उस पेशेंट को हम लोगों ने क्या करना है, उसकी बैक को अपनी फ्रंट की तरफ लेके आना है, उसकी जो ऑक्सीपिटल होती है, ठीक है, वहां पे हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एक ग्रूव। ठीक है, ये जब आप फ्लेक्स करते हो अपनी नेक को या एक्सटेंड कर रहे होते हो आपको एक ग्रूव सी फील होती है। इस ग्रूव को आप लोगों ने क्या करना है, वहां से उस ग्रूव की दोनों साइडों पे अपनी ये वाली 2 फिंगर्स, ठीक है, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर, जैसे प्रिकशंस करते हैं ना उस तरह से अपनी दोनों फिंगर्स को ग्रूव की फॉर्म में वहां पे रखने हैं और उसको स्लाइड सी प्रिकशंस करनी है, ऊपर से नीचे की तरफ प्रिकॉशन देते हुए आने हैं, ताकि उससे ये होना शुरू हो जाता है कि जितने भी वहां पे एक सूदिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है और जितना भी पेन होते हैं वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, वो रिलीज होना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैं इस पेशेंट के ऊपर अप्लाई करती हूँ। आई होप सो कि आप लोग को नजर भी आ जाए और समझ भी आ जाए।
ये हम लोगों ने इस तरह से परफॉर्म करना होता है कि पेशेंट को फ्लेक्स करते हैं। जब हम लोग पेशेंट को फ्लेक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ग्रूव सा फील होता है। इस ग्रूव के बिल्कुल दोनों साइडों पे अपनी दोनों फिंगर्स को रख के और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, ये प्रिकॉशंस करनी होती है। इससे हमें ये होता है कि एक सूदिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है कि सूदिंग इफेक्ट से क्या होता है कि ये पेन को जो होता है वो खत्म करता है। ये तो हमारे पास होगी टैपिंग टेक्निक। अब दूसरी टेक्निक हम लोग कौन सी करते हैं, इसको पकड़ दूर करके करना से। अच्छा, दूसरी टेक्निक हमारे पास होती है स्ट्रेचिंग टेक्निक। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव टेक्निक होती है जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक को खत्म करती है वो हमारे पास आती है स्ट्रेचिंग टेक्निक। अब स्ट्रेचिंग टेक्निक वैसे तो हम सबको आइडिया है स्ट्रेचिंग का, क्या स्ट्रेचिंग किस तरह से करते हैं। स्ट्रेचिंग हमेशा वो करते हैं, किसी भी अगर आपने मसल की करनी होती है तो उस मसल का जो अपोजिट वर्क होता है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। उससे क्या आ जाता है, स्ट्रेच आते हैं ऑटोमेटिकली। अब ये है फॉर एग्जांपल इसकी मैंने जो है वो स्ट्रेचिंग करवानी है तो हम लोग इसका जो हेड है उसको रोटेट करेंगे। अच्छा, अगर तो ये पेशेंट खुद कर रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो मेडिकल का कोई पेशेंट है जिसको हाउ नो है कि उसने अपनी सेल्फ असेसमेंट भी खुद कर ली, उसने अपनी टेक्निक्स भी खुद परफॉर्म किया, तो वो किस तरह से करेगा कि वो जिस साइड पे अपने हेड को रोटेट करेगा उसी साइड के जो हैंड होगा उसी साइड के हैंड को वो यहाँ प्लेस करेगा और स्ट्रेच देगा, ठीक है। जैसे ही वो स्ट्रेच देगा तो उसका ऑटोमेटिकली जो होगा यहाँ के जितने भी मसल्स होंगे उन पे क्या आएगा, स्ट्रेच आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाला जो होता है वो वन ऑफ द बेस्ट वे होता है जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक को क्या कर रहा होता है, खत्म कर रहा होता है, ठीक है। ये इस साइड पे हम लोगों ने एक साइड पे भी करना है 30 सेकंड के लिए। इसी तरह हम लोगों ने ये वाला स्ट्रेच जो होता है वो दूसरी साइड पे भी करना है। यहाँ पे भी हम लोग इसको जो है वो 30 सेकंड के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक फिजियो बाल होती है, वो अक्सर हम लोग अपने फिजियो क्लिनिक में यूज करते हैं। उस बाल का क्या करना होता है, उस बाल को हम लोग लेते हैं और अपनी ये जो नेक होती है, ठीक है, जिसकी साइडों पे जहाँ पे मैंने आपको ऊपर एक जिक्र किया था कि ट्रिगर पॉइंट्स अक्सर बन जाते हैं, उस बाल का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो बाल हम लोग ले लेते हैं और वो पेशेंट की नेक के ऊपर जो होते हैं ना, ऊपर से नीचे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेक है, यहाँ से हम लोग इसको मूव करके नीचे की तरफ ला रहे होते हैं, ठीक है। जब उसको हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या हो जाता है, जो भी वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनको रिलीज करने में हमारे पास जो होती है वो हेल्प कर रही होती है। अच्छा, एक थर्ड वन टेक्निक होती है जिसको पुलिंग टेक्निक कहते हैं, ठीक है। पुलिंग और पुशिंग टेक्निक, पुलिंग और पुशिंग टेक्निक हमारे पास इस तरह से होती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा होता है। अच्छा, ये वाली जो पुलिंग टेक्निक होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई भी एक टॉवल ले लेते हैं, ठीक है। उस टॉवल को हम लोगों ने क्या करना होता है कि पेशेंट की ये जो ऑक्सीपिट होता है, ठीक है, ऑक्सीपिट से लेके आगे की तरफ आते हैं और उस पेशेंट को हम लोगों ने क्या करना होता है, 45 डिग्री तक उसके हेड को जो है वो डाउन करना होता है। डाउन करके और जहां तक उसकी लिमिटेशन होती है, जहां तक वो पेशेंट फील कर सकते हैं वहां तक उसको जो है वो आगे की तरफ प्रेस करना होता है, ठीक है। इससे ये होता है कि उसकी ऑटोमेटिकली जो होती है वो एक ट्रैक्शन आना शुरू हो जाती है। ये भी हमारे पास जो होता है वो एक इफेक्ट होता है, इस पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और सर्वाइकोजेनिक हेडेक को ये रिड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा नेक्स्ट और स्नैक्स की टेक्निक्स होती है, नेचुरल एपोफिशियल ग्लाइड्स और सस्टेन एपोफिशियल ग्लाइड्स, वो वाली टेक्निक्स जो होती हैं वो भी हमारे पास जो होती हैं एक पॉजिटिव रिस्पांस शो करती हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक को खत्म करने के लिए। तो यहाँ तक जो था वो टॉपिक था। इसके अलावा आप लोगों को इसमें कोई भी इशू है या कोई भी क्वेश्चन हो तो वो फिर आप लोग मुझसे डिस्कस कर लें तो मैं आपको उसके आंसर कर देती हूँ।
अच्छा, यहाँ पे किसी ने स्टूडेंट ने पूछा हुआ है कि ये जो है वो हम लोग सारी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं या फिर कोई एक। अच्छा बच्चे, ये इस तरह से होता है ना, ये हम लोग जो होते हैं वो किसी भी जो पेशेंट आता है उसकी कंडीशन और सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अपना लर्निंग सेशन करना होता है या फिर हम लोगों ने ये जो है वो उसको करना होता है खुद। अगर जब लर्निंग सेशन होता है वो सब टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। वो हम लोग जो होते हैं वो उसको क्या कर रहे होते हैं, सारी अप्लाई कर रहे होते हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, उसके इतना ज़्यादा इश्यू नहीं है, उसको हम लोगों ने देखा है उसके मसल्स इतने स्ट्रेच नहीं है या इतने ज़्यादा वो उसका मसल्स का इतना इश्यू नहीं है, तो उसमें हम लोग फिर ये करते हैं कि उसमें हम लोग जनरल जनरल उसको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल उसको अगर हम लोगों ने टेपिंग टेक्निक परफॉर्म कर दी या स्ट्रेचिंग, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा फर्स्टली जो रिकमेंड की जाती है वो स्ट्रेचिंग होती है। अच्छा, ग्लाइड्स और ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट का मैंने आपको बताया, ये मोस्टली जो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस होती हैं और जो हाईली एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, वो वाले जो होते हैं वो ये करवा सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये राबिया ने एक क्वेश्चन किया है कि ये टेक्निक्स हम घर में खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम लोग घर में खुद परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन हम लोग परफॉर्म इस तरह से कर सकते हैं कि जब तक हमें खुद इसका प्रॉपर नॉलेज हो, क्योंकि इसमें आपको पता है नेक हमारे पास बहुत ज़्यादा मोबाइल एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, हमारे पास नर्व्स वगैरह होती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग वो स्टूडेंट्स या वो बंदे जो जिनको आइडिया होता है कि इनको किस तरह से परफॉर्म करना है, कितने टाइम के लिए परफॉर्म करना है, तो ये हम लोग जो होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट किसी ने पूछा हुआ है कि टेपिंग टेक्निक्स जो हैं वो दोबारा से समझा दें। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको करवा दूँ, क्योंकि यहाँ पे एक इशू ये हुआ है कि मैंने क्लिनिक में करना था ये सेशन, लेकिन किसी कुछ वजूहत की वजह से क्लिनिक में नहीं हो सका, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। मैं दोबारा कोशिश करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ जाए। अच्छा, ये किसी स्टूडेंट ने ये भी कहा है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक को इन शॉर्टली दोबारा से जो है वो बता दें। चलिए मैं दोबारा आपको जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ दोबारा से। उधर बैठो, कैमरे का मसला ना, ऐसे करो। दरवाजा नहीं बंद किया और इसमें यार सर्वाइको साइड साइड पे होते रोटेट करके बैठो, ये यहाँ से पकड़ो। तुम्हें दिखाना है? नहीं नहीं, ये आप खुद को तुम्हें दिखाना है मैंने। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि सर्वाइकोजेन इसमें टेपिंग टेक्निक इस तरह से होती है ना, ये जो ऑक्सीपिटल होता है, ठीक है, ऑक्सीपिट होता है, ये एक ग्रूव सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे नेक को फ्लेक्स करते हो ना, अभी आप लोग बैठे बैठे खुद भी हर पर्सन अगर अपनी नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं ना, तो वहां यहाँ पे उसको एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एक ग्रूव सी फील होगी। वो जो ग्रूव होती है ना, बिल्कुल उसकी साइडों पे जाके, ठीक है, ये जो ग्रूव हमें फील हो रही है उसकी साइडों पे जाके अपनी दोनों फिंगर्स को, ये जो प्रिकशन अक्सर हम लोग जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, फिजियो के एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां पे हम लोग क्या कर रहे होते हैं, प्रिकॉशंस करते हैं। प्रिकॉशंस कहाँ पे कर रहे होते हैं, ये लंग्स एब्डोमेन के लेवल पे किसी के वॉल्यूम को चेक करने के लिए करते हैं। उसी तरह से बिल्कुल अपनी फिंगर्स को, ये मिडिल फिंगर को नीचे रखना है और ये जो फिंगर होती है इंडेक्स फिंगर, इसको इसके ऊपर रखना है, ठीक है। इन दोनों को आपस में ऊपर रख के और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये जो मैंने आपको ग्रूव बताया ना, ग्रूव की साइडों पे लेके जाना है, ठीक है। ग्रूव की साइडों पे ले जाके यहाँ पे बिल्कुल जैसे प्रिकॉशंस करते हैं ना, उस तरह से ये करनी है। ये टेपिंग टेक्निक बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। इससे क्या हो रहा होता है कि
हमारा जितना भी पेन होता है ना वो कम हो रहा होता है, एक सूदिंग इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा एक किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया हुआ था कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक को हम लोग फर्द बाकी जो है वो हेडेक से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको स्टार्ट से इसलिए बताया है कि जो माइग्रेन होता है और जो सर्वाइकोजेनिक हेडेक होता है, बिल्कुल इनके साइन सिम्टम जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेम सेम तरह के होते हैं, लेकिन एक इनका डिफरेंशिएट क्या होता है कि एक नेक से ओरिजिनेट कर रहा होता है, दूसरा ओरिजिनेट नहीं कर सकता। इसी तरह जो हर हेडेक होता है उसकी एक अपनी अपनी एक स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल एक जो टेंशन हेडेक होता है, हम लोग कह रहे होते हैं, अच्छा, जिस तरह से हम लोगों ने बताया है कि इसको टेंशन हेडेक होता है तो वो अक्सर आपको ये जितना भी फ्रंटल लोब होता है यहाँ पे फील हो रहा होता है। उसके अलावा जो क्लस्टर हेडेक होता है वो आपको ऑल ओवर द हेड पे फील हो रहा होता है। अब सर्वाइकोजेनिक हेडेक का मैंने स्पेसिफिकली ये चीज बताई है कि ये हेडेक जो होता है वो कहाँ से नेक से ओरिजिनेट करता है और बिल्कुल वन साइड ऑफ द हेड पे आता है, आई पे आता है, और यहाँ पे ईयर में समटाइम फील हो रहा होता है, हमारे एक शोल्डर में आ रहा होता है और हमारी आर्म में फील हो रहा होता है। ठीक है, ये हो रहा है। मैं बाकी क्वेश्चन भी देख लेती हूँ आप लोगों के। अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा हुआ था कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक को इन शॉर्टली में फिर से रिपीट कर दूं। अच्छा बच्चे, सर्वाइकोजेनिक हेडेको में हम लोग इन जनरल शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगी क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम है। तो सर्वाइकोजेनिक हेडेक जो होता है वो मोस्टली मोस्टली अडल्ट्स में, मेरे इस टॉपिक को चूज करने का मेन मकसद भी यही था कि ये हम अडल्ट्स को ज्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं और उसमें हमारी अपनी मिस्टेक होती है क्योंकि हम लोगों ने आजकल अपनी ये जो सोशल एक्टिविटीज को इतना ज्यादा किया होता है और सबसे ज्यादा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जो होता है वो ज्यादा किया हुआ होता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि मैम, सर्वाइकोजेनिक हेडेक के लिए फिजिकल टेक्निक्स के अलावा कोई मेडिकेशंस होती हैं क्या? जी बिल्कुल, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, मेडिकेशंस भी यूज करते हैं, इंजेक्शंस भी यूज कर रहे होते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी को जो है वो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि वो हम लोग मैनुअली ट्रीट कर रहे होते हैं और वो उसका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, मेडिकेशंस बिल्कुल यूज की जाती हैं उसमें, सम टाइम एंटी डिप्रेसेंट भी यूज करते हैं क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी इसकी काज होती है। ठीक है, और दूसरी इसके लिए मेडिकेशन ये होती हैं, इसमें हम लोग जो होते हैं ये जो नर्व ब्लॉकर्स होते हैं वो यूज करते हैं, इंजेक्शन वगैरह स्टीरॉइड्स वगैरह वो भी हम लोग यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, वो जो जिनको मैं बता रही थी सर्वाइकोजेनिक हेडेक के बारे में, तो बच्चे सर्वाइकोजेनिक हेडेक हमारे पास जो होता है इन शॉर्ट ये होता है कि ये हमारे पास नेक से ओरिजिनेट करता है, वन साइड ऑफ द, ये रेफरेंट पेन होता है। ठीक है, अगर मैं आपको मेन मेन पॉइंट्स बताऊं तो ये क्या होता है, ये प्राइमरी डिसऑर्डर नहीं होता, ये सेकेंडरी होता है, किसी भी काज की वजह से ये हेडेक जो होता है वो जनरेट हो रहा होता है। ये रेफरेंट पेन होता है, ये वन साइड ऑफ द हेड पे, आई पे, और ये हमारे पास शोल्डर पे ये मूव करके जा रहा होता है। इसकी अगर हम लोग काजेज देखें तो काजेज में सबसे पहले जो होती है वो हमारे पास पुअर पोस्चर होता है या बैड पोस्चर होता है। वो पोस्चर किसकी वजह से होता है, जितने भी ये ऑफिस वर्कर होते हैं, बैंकर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब भी स्टडी कर रहे होते हैं, अपना वर्क करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, रॉन्ग यूज करते हैं, उनको प्रॉपर अपने पोस्चर का आइडिया नहीं होता, वो यूज कर कर करके उसके की वजह से क्या होना शुरू हो जाता है, उनको एक पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर हम लोग इसको वर्टिब्रस उसके वर्टिब्रास को देखें तो हमारे पास जितनी भी सर्वाइकल वर्टिब्रास होते हैं उनकी कोई भी अबनॉर्मेलिटी होती है वहां से भी पेन रेडिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वहां पे कोई बोनी स्पर बन गया है, वहां पे हमारे पास जो है वो ये अर्थराइटिस वगैरह होना शुरू हो गया है, उसकी वजह से होना शुरू होता है। उसके अलावा वाइप्रेश इंजरी, ठीक है, मोस्ट कॉमन ये वो इंजरी होती है जिसमें हमारे पास हेड जो होता है वो फोर्सफुली बैकवर्ड मूव करके जाता है, फिर जो होता है वो फ्रंटल फॉरवर्ड मूव करते हैं। इसकी वजह से ये होता है कि जितने भी आपके नेक के मसल्स हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, लिगामेंट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रेप्चर होना शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन चीज की काज है जितनी भी सर्वाइकल नर्व्स हैं, ठीक है, जिनमें मेनली जो C1 C2 और C3 होती हैं, वो जब कंप्रेस होना शुरू हो जाती हैं उनकी वजह से भी जो होता है ये पेन एग्रीवेट करना शुरू हो जाता है।
उसके अलावा जो होता है कोई भी ट्यूमर है, कोई भी मैलिग्नेंसी वगैरह ट्यूमर ये चीज़ होगी, उसके बाद इनके अर्थराइटिस वगैरह होते हैं, कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, तो उस सब के बाद जो होता है ये हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, ये काज़ करवा देता है हमारे पास सर्वाइकोजेनिक हेडेक। फिर मैंने इन लोगों को बता दिया कि इनकी जब हम लोग रेशियो देखते हैं, मेल और फीमेल को कंपैरिज़न करते हैं, तो फीमेल में इसकी रेशियो जो होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। फिर मैंने ग्लोबल बर्डन बताया कि ग्लोबल बर्डन में हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ पे क्या सीन होता है कि ओवरऑल जो होता है वो 70% पीपल जो होते हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं सर्वाइकल हेडेक से। सिर्फ हेडेक्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के हेडेक्स होते हैं और जिनमें से 15 से 25% तक जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास उनमें जो होते हैं वो सर्वाइकोजेनिक हेडेक आ रही होती है। अच्छा ये चीज़ इनको मैंने बताई। अच्छा उसके बाद मैंने इनको फिजिकल एग्जामिनेशन बताया या साइन और सिम्टम एक पेशेंट किस किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब वो पेशेंट हमारे पास आ जाता है, उसकी जो वो कह रहा होता है कि हमारी नेक मूवमेंट उसकी बिल्कुल नहीं होती, वो लिमिटेड हुई होती है, उसको नेक में पेन हुआ होता है, उसके नेक मसल जो होते हैं वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रैक्ट हुए होते हैं, स्टिफ हुए होते हैं। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि उसके जो नेक के जो डीप फ्लेक्सर मसल्स होते हैं ना, वो हमारे पास बिल्कुल वीक हो जाते हैं और जो नेक के एक्सटेंसर मसल्स होते हैं, स्टर्नोक्लेइडोमास्टाइड मसल्स हो गया, उसमें हमारे पास जो दूसरा मसल्स होता है लिवेटर्स क्लिनाई मसल्स हो गया, पेक्टोरलिस माइनर मसल्स हो गए, ये सारे मसल्स ऐसे होते हैं कि ये वाले जो होते हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ये इनको बता दिया कि वो पेशेंट आ गया, पहले हम लोगों ने उसकी जर्नल हिस्ट्री वगैरह ले ली, जो एक प्रोटोकॉल होता है, बीइंग क्लिनिशियन वो हमें एक फॉर्म होता है, वो फिल करना होता है। हम लोगों ने उसकी हिस्ट्री वगैरह ले ली, फिर हम लोगों ने उसकी खुद असेसमेंट की, उसको जो है वो पल्पेट वगैरह किया, उसको देख लिया, उसके बाद उसके कुछ रेडियोलॉजिकल हम लोगों ने जो थी इमेजिंग वगैरह जिसमें उसकी एक्सरे करवा ली, उस पे जो फाइंडिंग आई उसको हमें पता चल गया। उसके अलावा फिर मैंने इन लोगों को कुछ टेस्ट दिए हैं, ठीक है? टेस्ट मैंने इस तरह से बताए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट जिनको नो है इस चीज़ के बारे में कि ये किसकी वज़ह से काज़ हो रहा है या किसकी इसमें मेन चीज़ें क्या हैं, तो वो खुद सेल्फ असेसमेंट हो सकती है, सेल्फ असेसमेंट हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इन केस कि हमें प्रॉपर उसका आइडिया हो कि ये नहीं कि हमें उसका नो नहीं है, बस हमें पता है कि इसके लिए कोई फ्लेक्सियन रोटेशन टेस्ट होता है या लेटरल रोटेशन टेस्ट होता है, तो हम उठ के खुद ही परफ़ॉर्म करना शुरू कर दें, तो वो जो होता है फिर नीम हकीम खतरे जान होता है। तो इसलिए जो है वो हम लोग है एक स्पेसिफिक टेस्ट इसके ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे बेस्ट टेस्ट जो इसकी कंफर्मेशन के लिए होता है वो होता है फ्लेक्सियन रोटेशन टेस्ट। और इसी तरह फिर मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट में टेक्निक्स इस तरह से बताई हैं कि सबसे बेस्ट जो होती है वो हमारे पास टैपिंग टेक्निक होती है। उसके अलावा मैनिपुलेशन मोबिलाइजेशंस करवाते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग इसको करवा रहे होते हैं। उसके अलावा मैंने पुलिंग या ट्रैक्शन टेक्निक बताई है और स्ट्रेच टेक्निक। स्ट्रेच टेक्निक जो होती है वो वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक होती है जो कि हमारे पास जो होता है वो पेन को रिलीव करने में हमारी हेल्प कर रही होती है। ये इन शॉर्ट शॉर्ट जो था वो मैंने आपको इसका बता दिया। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी बता दें। पूछा हुआ है, किसी एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक एक साइड पर होने की मेन रीजन क्या होता है? अच्छा,
देखिए बच्चे, मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वाइकोजेनिक हेडेक को हम लोग रेफर्ड पेन क्यों कह रहे होते हैं। अच्छा, आप लोग को इस चीज़ का लॉजिक पता होगा कि रेफर्ड पेन होता क्या है? रेफर्ड पेन वो चीज़ हो रही होती है कि कोई भी एरिया डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनका जो नर्व रूट होता है वो सेम होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जब रेफर्ड पेन का नाम लिया गया है, तो इट्स मीन कि जब हम वो पेन उन उन एरिया को मूव करके आ रहा है जहाँ पे वो नर्व जो होती है वो सप्लाई कर रही होती है, ठीक है? रेफर्ड पेन का मतलब ही ये होता है कि डिफरेंट एरिया सप्लाई बाय द सेम नर्व रूट। तो नर्व रूट सेम होती है लेकिन एरिया डिफरेंट होते हैं, तो वो जो होता है वो स्पेसिफिक एक साइड पे, ठीक है? इस ये बाकी सारे पेन्स में से इसीलिए खुद को डिफरेंट कर रहा होता है कि ये यहाँ से जो होता है वो मूव करके जो है वो वन साइड पे आ रहा होता है।